हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी साथियों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को जो क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी और आप नए जुनून के साथ, नए जोश, नए उत्साह के साथ हर वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये वीडियो लेकर के हाजिर। उससे पहले दो लाइनें कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो अपनी जीत को अपने जुनून से प्राप्त करना है और लेना है अपना सिलेक्शन। तो इस कड़ी में लेते हैं अपना पहला प्रश्न। कौन सा पहला प्रश्न है? पहला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, बताइए कौन सा है? इसका जवाब दीजिए आप। पहला ऑप्शन है NH4, दूसरा ऑप्शन है NH4, सॉरी इसमें आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इसमें ऑप्शन में प्रॉब्लम है। इसमें NH2 है, इसमें NH4 है और इसमें NH42 है। ठीक है, ये बेसिकली आपके ऑप्शन ये हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा? NH2 कर लीजिए, इसको NH4 ही रहने दीजिए, इसको NH42 कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, बेसिकली अगर इसमें बात करें तो जो यूपी है, यूपी से आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग अगर देखा जाए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग आपका NH44 गुजरता है। क्या है? NH44। लेकिन यहाँ पे NH44 ऑप्शन में है नहीं कहीं पे। क्या है? ऑप्शन में है नहीं कहीं पे। तो आप बेसिकली इसको देखें कि NH2 है, NH4 है, NH42 है। तो 42 तो होता नहीं है, ये तो गलत कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद इसमें दे रखा है NH2। क्या दे रखा है? NH2 दे रखा है। तो बेसिकली NH2 जो है ये आपका कलकत्ता से लेकर के जो NH2 होता है, इसकी दरअसल लंबाई जो है ये कलकत्ता से दिल्ली तक है। कहां से? कलकत्ता से दिल्ली तक है। ठीक है, दिल्ली तक है। और बेसिकली इसकी जो लंबाई अगर आप कभी पूछ दे आपसे तो ये 752 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें यही जो है आपका NH2, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या भी है? निम्नलिखित में से किस में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्सा या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? जो 2011 की जातीय जनगणना हुई थी उसमें, सॉरी जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की कुल अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है, पूरे भारत की बता रहा हूँ, पूरे भारत में जो ST हैं वो मात्र 1.09% है। पूरी जनसंख्या का 1.09% जो है ये है कहाँ पे? ये बेसिकली यूपी में है। पूरे भारत में जितने जो ST हैं उनमें 1.09% कहाँ पे? आपके यूपी में है। बात क्लियर है? बात करें कि जनसंख्या जो पूरे जो है उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का क्या रोल है? जो अगर यूपी की बात करें, यूपी में अगर इसकी बात करें तो ये 0.6% है। कहाँ पे? यूपी में। यहाँ तो अभी इंडिया लेवल की बात हो रही थी, यहाँ पे अगर हम यूपी की ओर बात करें तो ये 0.6% है। बात क्लियर है? अगर हम ये पूछें कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है तो वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसकी है? थारू की है। ठीक है, जो थारू जनजाति है ये लोग, ये माना जाता है कि किस वंश के हैं? तो ये लोग किरात वंश के हैं। किस वंश के हैं? किरात वंश। ये यूपी SSSC ने 2 बार पूछ रखा है कि जो थारू जनजाति के लोग हैं इनका संबंध किससे है? तो ये किरात जनजाति से है। ठीक है, और थारू जनजाति के लोग जो है बजहर नामक त्योहार मनाते हैं। कौन सा? बजहर नामक त्योहार। ये पूछा गया प्रश्न है, यूपी SSSC ने ही पूछा है कि बजहर त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बेसिकली इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। और आप एक चीज और जानते होंगे, जो दिवाली है, क्या जो दिवाली को शोक के रूप में, दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली कौन सी जाति है? ये आपकी थारू जनजाति है। ठीक है, होली के मौके पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। इनमें बदला विवाह प्रथा जो है और 3 टिकठी विवाह प्रथा प्रचलित है। बात क्लियर है?
अब ये आपका इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या भैया, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बेहद विवादित प्रश्न है और यूपी डब्ल्यूएसएससी ने कम से कम 10 बार इसको पूछ रखा है। ऑप्शन ए आप ले लीजिए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। बताओ भैया, मैं इसको बेसिकली आपको रटाने मतलब इन द सेंस जैसे आपका ये हो गया यूपी, ठीक है, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका यूपी ऐसे ही मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि यहां पर हिमाचल है, कौन है, यहां पे आपका हिमाचल प्रदेश है। बात क्लियर है, यहां पे आपका हिमाचल पड़ता है। फिर आप इधर आ जाएंगे तो यहां उत्तराखंड है, क्या है, यहां पे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। यहां पे आपका उत्तराखंड हो जाता है, बात क्लियर है। फिर यहां पे आप आएंगे तो यहां पे आप अगर आ जाएंगे तो यहां पे आपका मध्य प्रदेश, यहां पे आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ आपका छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश से पहले ये बीच में जो हरियाणा पड़ता है, क्या पड़ता है आपका हरियाणा, जैसे यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा, कितने हो गए भैया, हरियाणा कितने हुए अभी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपका कौन पड़ेगा, उसके बाद बिहार, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद जो है बिहार पड़ेगा, क्या पड़ेगा भैया, बिहार पड़ जाए, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड पड़ जाएगा, झारखंड यहाँ पड़ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका बिहार पड़ जाएगा। बात क्लियर है, ये आपका बिहार पड़ गया। तो बेसिकली है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके राज्य हैं। और यहीं पे ये हल्का सा सटा हुआ कौन है, ये हल्का सटा हुआ क्या, दिल्ली है। दिल्ली क्या भैया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में सारी चीजें, अभी दिल्ली सर्विस बिल आया था, बड़ा विरोध इसका चल रहा था, आप सभी जानते हैं इसके विषय में। तो दिल्ली में बेसिकली अगर किसी की मतलब प्रत्यक्षता अप्रत्यक्षता अगर किसका राज है तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहां पे जो सरकार चुनी जाती है वो मुखौटे के रूप में होती है, ठीक है, तुमको ये करना है, शिक्षा स्वास्थ्य का ध्यान देना, बाकी सारा काम हम कर लेंगे, है ना। तो वो कहती है, तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे तो आप हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो। कभी आप 9 नहीं प्रीफर करेंगे। 9 में क्या होगा, अगर ये आपसे पूछते भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी, भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कितने राज्यों और यहां दे संघ शासित क्षेत्रों के साथ, तो आप 9 मारिएगा। बात क्लियर है, ये आपका क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, रटने का काम नहीं, इधर आपको मैं इतना समझा दूंगा कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या भैया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, मत्स्य पालन, कृषि पालन, कपड़ा या खनन। बताओ भैया किस पर होती है। आपको पता है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो बेसिकली कृषि पर आधारित है, ठीक है। आप जानते हैं जब हरित क्रांति आई थी, क्या हरित क्रांति वही एम एस स्वामीनाथन वाली हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में जो आई थी, है ना। बेसिकली जब वो क्रांति आई थी तो उसमें जो है खाद्यान्नों की संख्या बेहद वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपके गेहूं और धान जो है गेहूं और धान इसकी पैदावार उच्च रूप से होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा आपका। देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश दिवस अगर आपसे पूछे, क्या उत्तर प्रदेश दिवस अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे भैया, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्या 24 जनवरी, इसी दिन बेटी बचाओ दिवस भी है 24 जनवरी के दिन, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो राजधानी आपकी क्या, लखनऊ है, ठीक है। अब आपसे पूछे लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, ये लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये गोमती नदी किनारे अवस्थित है। अब यहाँ पूछा जा रहा है आईटी शहर, तो आईटी शहर आपका लखनऊ बनाया जा रहा है, बात क्लियर है, लखनऊ बनाया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, छठा नंबर लेते हैं। छठा नंबर में क्या भैया, छठे नंबर में आपका निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है, हार्मोज के जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य, बास्फोरस जलडमरू मध्य या डोवर जलडमरू मध्य। बताओ भैया किसको कौन किससे जोड़ता है। हार्मोज की बात करें अगर, तो हार्मोज जो है इसमें पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी, जैसे अभी हार्मोज की बात करें तो हार्मोज जो है फारस की खाड़ी को किससे जोड़ता है, ओमान की खाड़ी, किसको, ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ओमान की खाड़ी और अरब
अरब सागर। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है, बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। अगर हम जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर बेसिकली जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। बास्पोरस की बात करें, बास्पोरस जल संधि जो है ये काला सागर को, क्या, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। किससे? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। बात क्लियर है। उसके बाद डोवर जल संधि की बात करें, डोवर जल डमरू मध्य की बात करें तो यह इंग्लिश चैनल को, क्या, यह इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ता है? इंग्लिश चैनल को आपके उत्तरी सागर से जोड़ता है। किससे? उत्तरी सागर से जोड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो डोवर जल डमरू किसको? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, बास्पोरस किसको? काला सागर से मरमरा सागर को, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, और हार्मोज की जो जल संधि या जल डमरू मध्य फारस खाड़ी से ओमान खाड़ी या अरब सागर इसको बोल सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? 7 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है भैया? निम्नलिखित में से किसको उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ या बाराबंकी? बताओ भैया क्या इसमें सही होगा? अगर हम मंदिरों के शहर की बात करें, जैसे अगर हम बात करें, देखिए अगर राजधानी की बात करें तो बेसिकली अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी, अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या भैया? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। क्या है? लखनऊ है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, क्या पूछे? न्यायिक राजधानी अगर आपसे पूछे तो न्यायिक राजधानी आपकी क्या है? प्रयाग है, जो आपने ऑप्शन में चूज कर रखा है। अगर आपसे जो है यहाँ मंदिरों के शहर पूछा जा रहा है तो मंदिरों का शहर बेसिकली आपका वाराणसी होगा। प्रयाग कट गया, लखनऊ कट गया। बाराबंकी जो है ये वहाँ पे कई चीजें प्रसिद्ध हैं, है ना, जैसे वहाँ पे आप एक भांग जो होती है उसकी बड़े स्तर पर खेती होती है, तो कई चीजें हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। क्या अगला है आपका? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी, परीक्षा बांध नर्मदा नदी, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी, जैमिनी बांध जैमिनी नदी। बताओ भाई इसमें क्या सही होगा? अगर इसकी बात करें मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो जो जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पे ये बात क्लियर है, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी बिल्कुल क्लियर है, जैमिनी बांध जैमिनी नदी पे भी बात क्लियर है, लेकिन परीक्षा बांध मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन है? बेतवा। अगर आपसे कह दें कि भैया बताओ नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे भैया KBC, केन बेतवा चंबल। तो बेतवा नदी पर ही कौन सा है? आपका परीक्षा बांध है। बात क्लियर है। चलिए 9वां नंबर लेते हैं। आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगाते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर, या ऑनलाइन खरीदारी करके? बताओ भैया आप कैसे पता लगाते हैं कि वायरस है कंप्यूटर में? तो आपको पता है इसमें ईमेल संदेश भेज के तो पता नहीं लगाएंगे आप। सर्दियों के दौरान चलाए, चाहे गर्मी के दौरान लैपटॉप चलाने से कोई उपयोग होने वाला नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी से भी आप नहीं कर पाएंगे। ईमेल अटैचमेंट खोलकर जो है आप ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से वायरस का पता लगा सकते हैं। 10वां नंबर लेते हैं भैया। क्या है? किस रियासत के खिलाफत के अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? कश्मीर, गोवा, जूनागढ़ या हैदराबाद? बताओ भैया किसको दिया गया था ये नाम, ऑपरेशन पोलो? आपको पता है, देखिए ऑपरेशन पोलो के विषय में थोड़ा सा बता दें आपको। पूछा जाता है, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, ऑपरेशन पोलो। तो भैया आपको पता है ऑपरेशन पोलो कब चला था? ये चला था 13 सितंबर 1948 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, और बेसिकली ये जो गुप्त ऑपरेशन है इसके द्वारा शुरू किया गया था। क्योंकि ये किसके ऊपर? तो ये हैदराबाद के ऊपर। किसके ऊपर? हैदराबाद। हैदराबाद क्यों? क्योंकि यहाँ पे निजाम का शासन था। उसका निजाम का शासन था और ये अपनी सत्ता भारत में सौंपने के लिए कतई राजी नहीं था। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, किसको? पुलिस कार्यवाही, ताकि पूरे भारत में मतलब कहीं ऐसा कुछ ना हो और विश्व पर भी हमारी जो है विश्व पटल पे हमारी इमेज अच्छी रहे। पुलिस कार्यवाही पूछा जाता है कि जो पोलो ऑपरेशन था ये सैन्य कार्रवाई थी या पुलिस कार्रवाई थी? तो आप हमेशा किसको टिक करेंगे? पुलिस कार्रवाई। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अभी गोवा की बात कर लेंगे आगे। अगला लेते हैं। क्या भैया? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बताओ भैया सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तब तक हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी उपाधि मिली थी? गुरुदेव की उपाधि। एक एक हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कौन दिया था?
एम के गांधी जी दिए थे, एम के गांधी जी। अब महात्मा गांधी कौन उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी पहली बात तो महात्मा ही उपाधि दी गई थी, महात्मा, ठीक है, महात्मा गांधी महात्मा उपाधि दी गई थी। उसके बाद जो है राष्ट्रपिता कहा गया था, राष्ट्र पिता कहा गया था। तो हालांकि महात्मा उपाधि जो है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, आर्यन टैगोर, आर्यन टी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन सी उपाधि मिली थी भैया? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश रत्न कहा जाता था। और कौन कहा था देश रत्न? तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न जो है एम के गांधी जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद को कौन सी उपाधि मिली थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि मिली थी, विवेकानंद की उपाधि, क्योंकि इनका जो मूल नाम था वो क्या था? वो था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था इनका नाम। बात क्लियर है? इनको विवेकानंद की उपाधि कौन दिया था? तो महाराजा खेतड़ी ने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने जो है इनको ये उपाधि दी थी। अब यहाँ पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो मेरे दोस्त मेरे भाई देश नायक कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। बात क्लियर है? चलिए 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्या? बॉफिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? बहामास में, यूएसए में, जापान में या कनाडा में? बताओ भैया बहामास द्वीप कहाँ स्थित है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहामास द्वीप जो है ये आपके कनाडा में अवस्थित है। बात क्लियर है? ये कनाडा में अवस्थित है। यह कनाडा का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां बड़ा द्वीप है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए तो इस द्वीप का नाम जो है ये बॉफिन द्वीप पड़ा क्यों? अगर आपसे जैसे नहीं होता है जैसे 15 अगस्त को ही 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, तो आप बेसिकली मैं इस पे आप एक वीडियो बना के आज डालने वाला हूं कि 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है, ऐसे ही बॉफिन द्वीप का नाम क्यों पड़ा। तो दरअसल एक 17वीं शताब्दी में, क्या 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज नाविक था। क्या? अंग्रेज नाविक, क्या नाम था उसका? विलियम बॉफिन। क्या नाम था? विलियम बॉफिन उसका नाम था, विलियम बॉफिन उसका नाम था। उसी के नाम पर कनाडा के इस द्वीप का नाम बॉफिन द्वीप पड़ गया। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या भैया? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? बताओ भैया किसके तहत जो है निहित है प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। बताओ भैया 22 में क्या है? पहले बताओ 22 में क्या है? 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध। क्या? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध है, मतलब ये रोक दी गई है। 21 में क्या भैया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि। क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसी में कहा गया है कि भैया एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार आप सजा सकते हैं, 2 बार नहीं सकते। और इसमें पूछा क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे दोस्त ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा, 19 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? गोवा में, तेलंगाना में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? बताओ भैया। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में कितनी है? उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम की बात करें यहाँ कितनी है? तो सिक्किम में भैया ये छोटा सा प्रदेश है, ये 1 सीट है। बात करें तेलंगाना की, थोड़ा सा बड़ा प्रदेश है, ये 17 है। और गोवा में कितनी है भैया? गोवा में 2 है। तो बताओ किस राज्य सबसे कम लोकसभा सीट है? तो आपके सिक्किम में तो मारेंगे ना। अगर यही आपसे पूछे सबसे उसके हिसाब क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा हो जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो सिक्किम है, और लोकसभा सीट के हिसाब से तब भी सिक्किम है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा भैया? 15 नंबर। क्या भैया? EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एफसिट फॉरेन ट्रांसफर, इफेक्टिव फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर। बताइए क्या होगा? देखिए EFT जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक खाते से दूसरे खाते में जो है कि इसके माध्यम से क्या होता है? धन हस्तांतरित होता है। क्या होता है? धन हस्तांतरण होता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही हो जाएगा। 16 नंबर लेते हैं। 16 नंबर क्या भैया? BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी पर्यावरण। बताओ भैया BC राय जो है ये
किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहली बात तो जो बीसी राय पुरस्कार है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि यह किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये भारत में मेडिकल के क्षेत्र का, किसका? मेडिकल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये 1962 में की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय मेडिकल परिषद। किसके द्वारा? यहाँ पे 1 नहीं 2 है, भारतीय मेडिकल परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दरअसल ये जो बीसी राय हैं, अगर आप इनसे कहें कि इनका पूरा नाम क्या था, इनका नाम था विधान चंद्र राय। क्या? विधान चंद्र रॉय था इनका नाम। और ये जो है बंगाल के एक्स सीएम थे। क्या थे? बंगाल के एक्स सीएम थे। ठीक है, और ये जो बहुत बड़े फिजिशियन भी थे। तो बेसिकली अगर यहाँ पूछा जाए क्या देंगे आप? चिकित्सा में, संगीत में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? 17 नंबर क्या है? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। बताओ भैया, ये रोलिंग प्लान कब से लागू किया गया था? रोलिंग प्लान जो है ये आपको पता है, जो रोलिंग प्लान है ना, ये करीब 77-78 में आया था। कब आया था? 77 नहीं, 78 से 80 के बीच में था। 2 साल था ये जो है 2 साल का था। ठीक है, और जो है जो ये आया था 78 में। तो ये रोलिंग प्लान से तात्पर्य जो ऐसी योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना अभी कुछ दिन पहले थी, पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया। अब आ गया नीति आयोग, तो उसमें पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का कोई लेखा जोखा देना नहीं है। इन्होंने कहा कि 5 वर्ष में नहीं देंगे, हम हर वर्ष जो है ये टारगेट फिक्स करेंगे कि हमको ये काम करना, ये काम नहीं करना प्रत्येक वर्ष। तो बेसिकली इसको रोलिंग प्लान इसीलिए कहा गया। और जो इस धारणा के जन्मदाता जो थे, रोलिंग प्लान के जन्मदाता, ये कहा जाता है गुन्नार मिर्डल को। क्या? गुन्नार मिर्डल को जो है ये कहा जाता है इस जो रोलिंग प्लान के जन्मदाता हैं, इसीलिए गुन्नार प्लान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये योजना 2 ही साल तक चली, जो आगे जा करके जो है खत्म हो गई। चूंकि मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी, मोरारजी देसाई जो थे उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि हम जो पुरानी कांग्रेस की योजना है उसको खत्म करते हैं, जैसे भी बीजेपी सरकार खत्म करती है। जैसे अभी आपको पता ही हाल ही में जो जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम हुआ करता था दिल्ली में, उसका नाम बदल करके जो प्रधानमंत्री जो म्यूजियम कर दिया गया। तो ऐसे होता रहता है, हर सरकार में आते रहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने, जनता सरकार ने जो है वो अप्रैल 1978 में ये काम हुआ था। तो 78 में काम हुआ, मतलब 78 टाइम कौन सी योजना उस वक्त जस्ट पहले कौन सी चल रही थी? तो वो 5वीं योजना चल रही थी। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें चौथी की, तो चौथी योजना जो है ये आपकी 1969 से लेकर के 74 तक थी। ठीक है, 1969 से 74 तक थी। अब जाहिर सी बात है 1974 से लेकर के 5वीं जो है ये 78 तक रहेगी, 4 ही साल तक। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से लेकर के 90 तक है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1997 से लेकर के 2002 तक है। बात क्लियर है? तो इसमें आप देख लीजिए, आपको 5वीं पंचवर्षीय जो ऑप्शन नंबर ए सही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत का वायसराय कौन था? पूछ लेगा आपसे। क्या करेंगे? अभी वायसराय की वीडियो आने वाली है। लिनलिथगो, वेवेल, वेलिंगटन, और उसके बाद आता है आपका माउंटबेटन। बताओ भैया कौन था उस वक्त गवर्नर? देखिए, अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये बेसिकली इसकी जो बात कही गई थी वो कही गई थी आपकी 8 अगस्त। क्या? 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव रखा गया था। और ये शुरू 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 से ये हो गया स्टार्ट। बात क्लियर है? जब ये स्टार्ट हो गया 9 अगस्त 1942 से, तो अब इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, अब इसी में जैसे ग्रैंड ओल्ड आपसे कई प्रश्न बनता है। ठीक है, नारा, कौन सा नारा दिया गया था इसमें? एक तो नारा ये बन जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है जो 8 अगस्त को मीटिंग हुई थी, कहाँ मीटिंग हुई थी? ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी, क्या? ग्रैंड ओल्ड लेडी ये किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, तो आपको पता ही किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो भैया जो नारा यहाँ दिया गया था वो बेसिकली जो है
इसमें करो या मरो का नारा, क्या करो या मरो। अगर कभी आपसे पूछे कौन सी क्रांति थी तो भैया अगस्त में शुरू हुई थी, इसलिए इसको अगस्त क्रांति का नाम दिया गया था। और जहां मैदान में, जिस मैदान से हुई तो अगस्त क्रांति मैदान नाम दिया गया था। बात क्लियर है। अब अगर आपसे पूछे इसमें जो मीटिंग जो है ये मीटिंग हुई कहां पे थी, तो ये बेसिकली मुंबई के ग्वालियर टैंक में, क्या मुंबई के ग्वालिया टैंक में। सारी चीजें डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आपसे प्रश्न आए तो आप इससे बाहर फिर ना आए। ग्वालिया टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक में जो बात हुई थी। अब बात करें ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन है, तो अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली जो है ये ग्रैंड ओल्ड लेडी थी। बात क्लियर है। चलिए, और इनके द्वारा ही जो है सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो सबसे पहले ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था, ठीक है, अरोड़ा आसफ अली ने। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात किया जाए तो माउंट बेटन, तो ये तो बिल्कुल एकदम लास्ट में था, ये तो हो नहीं सकता। विलिंगटन पहले था, बहुत पहले। तो इसमें देखिए अगर हम इसकी बात करें तो लिन लिथगो जो ऑप्शन नंबर ए आपका है ना, ये सही हो जाएगा। ये बेसिकली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यही क्या था, यही यहाँ का वायसराय हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या, 20 सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, कैनिंग के द्वारा, कर्जन के द्वारा, विलियम बेंटिक या वेवेल के द्वारा। जाहिर सी बात है इसमें जो है कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ये इसको खत्म किया था, है ना। और ये दरअसल खत्म, आपसे कभी पूछ ले कि लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके सहयोग से, तो भैया ये थे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और ये बेसिकली खत्म कब हुई थी, ये इन दोनों लोगों के सहयोग से ये खत्म हुई थी 4 दिसंबर 1929 को ये खत्म हो गया। और भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास को एक नया आयाम मिला। तो किसके द्वारा समाप्त किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और डेट अगर आपसे पूछे तो 4 दिसंबर 1929 को इसको समाप्त कर दिया गया था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। देखिए हम तीनों यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे आपके अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की। तो प्राथमिक क्षेत्र, अगर प्राथमिक हमने बताया आपको कृषि है तो कृषि या कृषि संबंधित चीजें होती हैं, है ना। द्वितीयक में आपका जो है विनिर्माण होता है, जैसे हमने बताया था ना, एक समोसा, आलू यहाँ हुआ, समोसा आपने पैदा बनाया और उसके बाद समोसा जब आप किसी के टेबल पर रख दिए तो ये तीसरा क्षेत्र चला जाता है। तो आप देख लीजिए प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा। तो भारत में ब्रिटिश शासन जब था तो लोग समोसा सेवा देते थे, फैक्ट्री चलाते थे, नहीं चलाते थे, वो क्या करते थे, वो खेती करते थे, है ना, खेती करते थे अधिकतर लोग जो है। तो इसमें बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्र में लोग जुड़े हुए थे, मतलब कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें, खनन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 22 नंबर में क्या है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, दांडी, सूरत, साबरमती, पवनार। देखिए अब ये प्रश्न जब आता है इस प्रकार का तो हमारे मन में ये होता है कि ये क्या चीजें थी। जैसे अब इसमें आपसे पूछ ले कि भैया नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था, तो हमको पता है इसमें एक नारा दांडी मार्च कहा गया था। क्या कहा गया था, दांडी मार्च। क्या दांडी मार्च कहा गया था भैया, दांडी मार्च है ये। अब देखिए जब दांडी मार्च, अब ये शुरू कब हुआ था, तो ये आपको पता है ये 12 मार्च। इतनी बार इसको रटा दूंगा कि ये भूल कर भी आप नहीं भूल पाएंगे। 12 मार्च से कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। बात क्लियर है। और 6 अप्रैल 1930 को कहां से ये चले थे, ये बेसिकली चले थे कहां से, 12 मार्च को चले थे साबरमती से। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहां पहुंच कमाल किया, दांडी में। और कितने सत्याग्रही थे, 78 सत्याग्रही को लेकर के साबरमती के संत ने कमाल कर दिया। पूछा क्या कहां से शुरू हुआ था, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। और इसमें दांडी जो है यहाँ पे जाकर के 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया था, नमक सत्याग्रह स्थगित किया था और नमक कानून तोड़ करके इनका जो है विरोध किया था। और अगर बात करें पवनार से क्या हुआ था, तो पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अगर आप पूछे तो 1940 में शुरू हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर चलते हैं भैया। 23 नंबर में क्या है, 1875 में, क्या 1875 में
अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? सॉरी रिपीट हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, अजीमुल खान, सर सैयद अहमद खां। इसमें कुछ सोचने नहीं है। दरअसल जो अलीगढ़ विद्रोह था या अलीगढ़ आंदोलन जो चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है ये आपके सर सैयद अहमद खान का था। और इनको क्या, ये मुस्लिम समाज के प्रथम समाज सुधारक थे, ठीक है, मुस्लिम धर्म के प्रथम समाज सुधारक थे। और इन्होंने ही अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, तो इनका नाम 1875 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उसी के आसपास जो है इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था ये करके। बाद में 1920 में जो है इस कॉलेज का विकास हुआ और ये 1920 में जो है 1920 ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU कहलाया। बात क्लियर है? कब? 1920 में। लेकिन उससे पहले कौन बनाया था? ये सर सैयद अहमद खां बनाए थे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर बताओ भैया, कनिष्क के शासन काल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। बताओ भैया क्या आयोजित किया गया था? अगर हम बात करें पहली, दूसरी बात करें, तीसरी बात करें, चौथी बात करें, तो इसमें देखिए रा व पा कु, ठीक है, रा व पा कु, आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, सब याद हो जाएगा, पाटलिपुत्र। उसके बाद कु से कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन हो गया। अब देखिए बात करें और कौन था। देखिए सबसे पहले कौन था? अका, इसको अका पे अब यहाँ पे राजगिरी में कौन? अजात शत्रु, ठीक है। उसके बाद बात करें कालाशोक, अशोक, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कनिष्क। चौथी इसमें कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, चौथी जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर लेते हैं भैया। 25 नंबर क्या है? किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? बताओ भैया। कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी या अशोक? बताओ भैया इसमें क्या होगा? अष्टप्रधान कहाँ पे था? अष्टप्रधान, ठीक है। तो इसमें शिवाजी जो थे, इसमें अष्टप्रधान जो भूमिका में थे, तो शिवाजी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अष्टप्रधान जो शासन में सहयोगी सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का समूह हुआ करता था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था, तो बेसिकली शिवाजी रखे हुए थे, मराठा साम्राज्य का था, ठीक है। चलिए आगे जो है कल करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।